Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics classes. Today we will study Matrix Part 2, in which we study types of matrices. जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स अवयव का प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इस तरह से आगे बढ़ने से पहले मैं यह बता दूं कि ये आपका YouTube चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें 100 up to 100 आने के चांस 100% रहते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप बने रहे इस चैनल के साथ प्लस ऑफलाइन क्लासेस के साथ। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वक्त को बिना बर्बाद किए अपने लाइव क्लास पर एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अवयव का प्रकार। ठीक है, अवयव का प्रकार में जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं, इसमें फर्स्ट हम लोग का होगा पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव? पंक्ति अवयव। उस अवयव को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पंक्ति अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी होती है? एक। यानी कि उस अवयव को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पंक्ति अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 1। क्योंकि मेरा अवयव जो है पंक्ति और स्तंभ में जब हम दिए गए वस्तु को सजाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवयव। तो इसमें जब हम पंक्ति की संख्या देखेंगे कितना होगा? 1। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं RAUSH। तो देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, यह हम लोग का एक अवयव का अवयव है और यह अवयव को पंक्ति अवयव कहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके शर्त को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। ठीक है, ध्यान देंगे इसमें पंक्ति का संख्या कितना है यहाँ पर? 1। इसमें भी पंक्ति का संख्या कितना है यहाँ पर? 1। पट रेखा को हम लोग बोलते हैं पंक्ति। पट रेखा को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? पंक्ति। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे पट रेखाओं को हम लोग बोलते हैं पंक्ति। तो इसमें भी पंक्ति का संख्या कितना है? 1। इसमें भी पंक्ति का संख्या कितना है यहाँ पर? 1। इसलिए यह एग्जाम्पल जो है वो पंक्ति अवयव का है। आइए हम लोग जेई लेवल यानी एयरफोर्स एनडीए लेवल की बात करते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन या डिफिनेशन को एक कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, वो कैसे? ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ रहेगा a बराबर कितना यहाँ पर? aij m/n है और ये एक पंक्ति अवयव को निरूपित करता है। कब? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर m और अगला क्या है यहाँ पर? n है ना। तो m जो है वो कुल पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है और n जो है कुल स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। m कुल पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है और n जो है कुल स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें शर्त किस पर है? तो पंक्ति की संख्या 1 होना चाहिए कुल। तो m का जो मान होना चाहिए क्या होना चाहिए? 1। ट्रिक मैंने दिया था बैकडेट में RCM। ठीक है, तो RCM पहले रो यानी कि पंक्ति और फिर कॉलम यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स की दुनिया में, यानी कि RCM याद रखना है। तो इसमें रो का संख्या जो है वो कितना है? m है और कॉलम का संख्या कितना है यहाँ पर? n। और डिफिनेशन बताया कि पंक्ति का संख्या कितना होना चाहिए? 1। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे m का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन ये जो स्टेप है मैं बार बार पूछूंगा आपसे। आपको अलर्ट डिफिनेशन को ध्यान रखकर, एग्जाम्पल को ध्यान रखकर इसका जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में तैयार रहना है, क्योंकि यह आपका लाइव क्लास है। क्योंकि आपको पूरा एनालिसिस रखना होगा अपने पास कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो और कहाँ स्टडी कर रहे हैं। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, तभी आपका 100 में 100 आ पाएगा। तो एक चीज और नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है सजेशन का। यह सजेशन है आपका पार्ट 1 में जाने का। अगर जो लोग भी पार्ट 1 लेक्चर्स मेरा नहीं देख पाए तो इस सजेशन को इंडिकेट करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे पार्ट 1 में। ठीक है, तो आइए फिलहाल तो आपका लाइव क्लास है, लगे रहिए इसी के साथ। जैसे ही बैकडेट में आप जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो वैसे ही वहां पर सजेशन आएगा, वहां पर क्लिक करके आप पार्ट 1 में जा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर अवयव के प्रकार में टाइप 2। ध्यान देंगे स्तंभ जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव जिसे हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, उस अवयव को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्तंभ अवयव। उस अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं जिसमें स्तंभ का संख्या कितना होता है? 1। किसका संख्या? स्तंभ का संख्या कितना होता है? 1। ठीक है, यानी कि कॉलम की संख्या जो होगी 1 होगी, यानी खड़ी लाइन की संख्या कितनी होगी? 1। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे स्तंभ अवयव। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे a बराबर हम लोग बोलेंगे SON। तो ध्यान देंगे पंक्ति की संख्या कितनी है? 3
लेकिन स्तंभ की संख्या कितना है 1। तो हमें स्तंभ के बारे में ही देखना था कि एक पंक्ति कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है, स्तंभ का संख्या, खड़ी लाइन का संख्या देखना है, तो खड़ी लाइन का संख्या कितना है 1। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल का। जैसे ए बराबर हम लोग के पास है AIJ/M/N है। ए बराबर कितना है AIJ/M/N है। तो बताना है आपको कि इसमें M या N किस पर शर्त जाएगा और वो कितना के बराबर होगा। चलिए जल्दी से बताइए। M है पंक्ति की संख्या, N है स्तंभ का संख्या। कमेंट में जाइए, जल्दी से फटाफट बताइए, लगे रहिए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं, 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं, फटाफट, क्योंकि हमें पूरी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को स्टडी करवाने हंसते खेलते। चलिए कुछ लोगों का जवाब आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें हम ओपन करने जा रहे हैं यहाँ पर आंसर। कॉन्सेंट्रेट देखें, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए बराबर AIJ/M/N है, स्तंभ अवयव कहलाएगा। पहला पंक्ति का संख्या और N जो है M जो है पंक्ति का संख्या और N जो है स्तंभ का संख्या है ना। तो यहाँ पर N जो है स्तंभ का संख्या है, तो N का मान कितना होना चाहिए 1। तो स्तंभ का संख्या 1 होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अवयव को स्तंभ अवयव, ठीक है। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लेक्चर्स में। इस लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टाइप में एकल अवयव। कौन सा अवयव? एकल अवयव। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। उस अवयव को हम लोग एकल अवयव कहते हैं, उस अवयव को एकल अवयव कहते हैं जिसमें अवयव का संख्या 1 होता है, यानी कि पूरे अवयव में एक और केवल एक अवयव होंगे। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे एकल अवयव, जिसे हम लोग सिंगलेटन मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? सिंगलेटन मैट्रिक्स। कॉन्सेंट्रेट। तो सिंगलेटन मैट्रिक्स के लिए यानी कि एक अवयव रहेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे, b बराबर कितना है 1, तो इसमें कितने अवयव हैं? 1। a बराबर कितना है a, तो अवयव की संख्या कितनी है 1। तो इसलिए यह सभी एग्जांपल्स जो हैं एकल अवयव के। एक बार फिर से, उस अवयव को एकल अवयव कहते हैं जिसमें अवयव का संख्या कितना होता है? 1 होता है। जैसे b बराबर कितना है 1, a बराबर कितना है a, ठीक है। यानी कि अब आते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। a बराबर AIJ/M/N है। तो बताना है आपको एकल अवयव, बताना है आपको कि एकल अवयव कब होगा। M और N, M है पंक्ति की संख्या और N जो है स्तंभ का संख्या। ये मेरी तरफ से ही ले लिया जाए। कॉन्सेंट्रेट। जो लोग कुछ लेट से आए हैं उनके लिए मैं ही बता देता हूं, समझा देता हूं एक बार फिर से। कॉन्सेंट्रेट, आगे भी मिलेगा मौका, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर a बराबर AIJ/M कितना यहाँ पर N है ना। m का मान और n का मान, दोनों का मान, पंक्ति भी कितना है 1, स्तंभ भी कितना है 1, पंक्ति भी कितना है 1, स्तंभ भी कितना है 1, है ना। तो पंक्ति का संख्या m है, स्तंभ का संख्या n है, दोनों का मान 1 होना चाहिए। तो इसलिए हमने शर्त लगाया m बराबर n बराबर 1 होना चाहिए। तो यह हम लोग का एकल अवयव कहलाएगा, अन्यथा यह एकल अवयव नहीं कहलाएगा। क्लियर है? आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप्स पर। नेक्स्ट टाइप है हम लोग का क्षैतिज अवयव, जिसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा अवयव? क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ध्यान से पढ़िएगा। मैं लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा, जो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब देते रहना है। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। क्षैतिज अवयव किसे कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? उस अवयव को हम लोग क्षैतिज अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति का संख्या स्तंभ का संख्या से कम होता है, यानी कि पट रेखा का संख्या खड़ी रेखा की संख्या से कम होता है, ठीक है। तभी तो क्षैतिज रूप में दिखाई दे पाएगा, तभी तो यह हॉरिजॉन्टल रूप में दिखाई दे पाएगा। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए डिफिनेशन एक बार फिर से, उस अवयव को क्षैतिज अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति का संख्या स्तंभ का संख्या से कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ABCD, देखिए अभी झलकने लगा हॉरिजॉन्टल रूप में। और आ गया लीजिए ERTY, यहाँ पर हम लोग का पंक्ति का संख्या 2 है और स्तंभ का संख्या 1 2 3 4। तभी यह दिख रहा है कौन से रूप में? हॉरिजॉन्टल रूप में, क्षैतिज रूप में। तो यह जो हम लोग का कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्षैतिज अवयव। तो यहाँ पर देखिए M है 2 और N है 4, m का मान 2 और n का मान 4। तो बताइए कौन बड़ा है? 2 बड़ा है 4 से कि 2 बड़ा है 4 से कि 2 छोटा है? 2 छोटा है, यानी m का मान n से छोटा होगा। m है पंक्ति का संख्या, n है स्तंभ का संख्या। तो आइए
यहां पर कॉन्सेप्ट बना a बराबर aij m/n, 36 अवयव कहेंगे कब, जब m का मान लेस देन होगा किससे, n से। ठीक है, m का मान क्या होगा, n से छोटा होगा तब, यानी कि पंक्ति का संख्या यहां पर स्तंभ की संख्या से छोटा होगा तब, अन्यथा नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से, अगला टाइप्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना तैयार रहेंगे देने के लिए जवाब, इसलिए कॉन्सेंट्रेट। अगेन एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग उदग्र अवयव, जिसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एकदम टू कॉपी वैसा ही उस अवयव को हम लोग उदग्र अवयव कहते हैं, उस अवयव को हम लोग उदग्र अवयव कहते हैं, खड़े रूप में दिखाई देगा। देखिए एग्जाम्पल देने का मतलब है, यहाँ पर सिंबल समझाने का मतलब है वर्टिकल रूप में दिखाई दे, तो ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि वर्टिकल रूप में है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे उस अवयव को उदग्र अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति का संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है। पंक्ति का संख्या जो है स्तंभ की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह जो अवयव है उदग्र अवयव कहलाएगा। कौन सा अवयव कहलाएगा, उदग्र अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल हम लोग आ रहे हैं इसमें भरने, जैसे 1 2 2 4, अगला जो हो गया वो हो गया 4 कॉमा कितने पर 5। तो बताइए इसमें पंक्ति का संख्या 1 2 3 है ना, और स्तंभ का संख्या कितना है 2, स्तंभ मतलब खड़ा रेखा 1 2, यानी कि 3 बाई कितना हो गया 2। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि ये जो टर्म है वो कितना है 3/2। ठीक है, तैयार हो जाइए, अब आपका जवाब हम जानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। उदग्र अवयव जैसे a बराबर aij m/n है, तो बताना है आपको उदग्र अवयव यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स जो है a बराबर aij m/n है, तो यहां पर वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा, फटाफट बताएंगे। m का मान लेस देन होगा n से कि m का मान ग्रेटर देन होगा n से, l या g भरना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है l लेस और सेकेंड ऑप्शन है जी ग्रेटर। चलिए जल्दी से कॉन्सेंट्रेट होइए और जवाब दीजिए अपना, बने रहिए मेरे साथ। दैट्स और लाइव क्लास, फटाफट 3 सेकेंड्स बस। चलिए कुछ लोगों का जवाब आने को है, कुछ लोग का जवाब आ ही गया। ठीक है, वेरी गुड। अब हम भी ओपन करते हैं अपना आंसर, कॉन्सेंट्रेट। जवाब होगा ग्रेटर जी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हम लोग का सही होगा, यानी a बराबर aij m/n को उदग्र अवयव कहते हैं यदि m जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, यहाँ पर n से। तो इस स्थिति में यह जो हम लोग का कहलाएगा कौन सा अवयव कहलाएगा, उदग्र अवयव कहलाएगा। ठीक है, कौन सा अवयव कहलाएगा, उदग्र अवयव। एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट, उस अवयव को उदग्र अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति का संख्या स्तंभ का संख्या से अधिक होता है। तो पंक्ति का संख्या 1 2 3 कितना हो गया 3, और स्तंभ का संख्या कितना हो गया 2। तो यहाँ पर पंक्ति का संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक है, मतलब कुल पंक्ति का संख्या m है और कुल स्तंभ का संख्या n है, तो m का मान बड़ा होगा किससे, n से। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ पर VBI कॉन्सेप्ट, जो लगातार आपके ISC लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा गया है, इसलिए अलर्ट हो जाए सभी लोग, कॉन्सेंट्रेट होकर जवाब के साथ, क्वेश्चन के साथ यह टाइप्स चलेगा। कॉन्सेंट्रेट, एंट्री करने जा रहे हैं यहां पर नेक्स्ट पार्ट, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव यानी कि जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, नाम ही क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो उस अवयव को हम लोग शून्य अवयव कहते हैं जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। कैसे होते हैं, शून्य, यानी कि कितना भी ऑर्डर का हो, कितना भी पंक्ति हो, कितना भी स्तंभ हो, इसमें जो भी अवयव भरेंगे वो जीरो के अलावा और कोई नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं, दो मैट्रिसेस का एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, या किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब वर्गाकार भी हो सकता है और अगला आयताकार भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई भी अवयव हमने भरा यहाँ पर तो वो जीरो भरे हैं। तो यही डिफिनेशन था, उस अवयव को शून्य अवयव कहते हैं जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बी में अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी कुछ भी करिए, अवयव भर दीजिए 0 0 0। तो यह भी हम लोग का कौन सा अवयव है, शून्य अवयव। शून्य अवयव को ओ द्वारा निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं, ओ द्वारा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर, इस स्थिति में आगे बढ़ते हुए अपने कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में बताइए, a बराबर aij m/n है, तो
कहां पर शर्त डालेंगे कि यह शून्य अवयव हो जाएगा? तो मेरे तरफ से ही समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। चलते हैं यहाँ पर, जैसे शून्य अवयव होगा तो शर्त कहाँ है? अवयव पर। तो आइए चलते हैं यहाँ पर आज अवयव के बारे में फिर से रिवाइज करते हुए। जैसे कि हम लोग कहते हैं अंदर में जो मौजूद रहता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद रहता है उसी को बोलते हैं अवयव। तो इसने बताया कि प्रत्येक अवयव शून्य होता है, बोला ना, मतलब aij का जो मान होगा वो कितना होगा? 0। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यह जो आपका अवयव होगा वो कौन सा अवयव होगा? शून्य अवयव। ठीक है, कब? जब aij का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा तब। ठीक है, यानी कि इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे aij बराबर कितना हो गया? 0, यानी कि इसके अवयव जो होंगे शून्य होंगे तब। क्लियर है? आइए चलते हैं यहाँ पर अगले लेक्चर्स, अगले टाइप्स की ओर, कॉन्सेंट्रेट। तो इसका पॉइंट्स क्या क्या है? मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से, इसके प्रत्येक अवयव शून्य होंगे। इसे O द्वारा सूचित किया जाता है, A B C D भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनरली O द्वारा सूचित किया जाता है। A बराबर aij m/n है तो शून्य अवयव होगा यदि aij यानी कि अंदर का प्रत्येक अवयव शून्य के बराबर होगा तब, मतलब aij इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। वर्ग अवयव स्टार लगा हुआ है क्योंकि अभी जस्ट इस साल के एग्जाम में आईएससी के लगातार यह पूछा जाता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट। आप लोग अभी से ही यह क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, 1 मार्क्स ले सकते हैं 12th क्लास का। कॉन्सेंट्रेट अगेन, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए कॉन्सेंट्रेट, एकदम इजी है, ऐसा नहीं कि हार्ड है, रिपीटेड है तो कॉन्सेंट्रेट। तो हम लोग एंट्री कर रहे थे यहाँ पर वर्ग अवयव। कौन सा अवयव? वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव किसे कहेंगे? उस अवयव को स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव कहते हैं जिसके प्रत्येक जिसमें पंक्ति और स्तंभ, जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह वर्ग अवयव कहलाएगा। ध्यान से, उस अवयव को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान होती है। मतलब जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा, तभी तो वर्गाकार दिखेगा। तो वर्गाकार का शर्त है कि पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ABC, अगला क्या हुआ? DEF, अगला क्या हुआ? GHI। तो देखकर बताइए ये कैसा दिख रहा है? वर्गाकार दिख रहा है। जितना पंक्ति है, 3 पंक्ति है, कितने स्तंभ है? तो 3 स्तंभ है, तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा अवयव कहलाएगा? वर्ग अवयव। कौन सा अवयव है? वर्ग अवयव। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आया था उस पे हम लोग आते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। जो लास्ट में लिखा हुआ है यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो अलर्ट, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे a बराबर aij m/, कितना यहाँ पर n है, यह स्क्वायर अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा। ठीक है, कब? तो आपने बताया कि पंक्ति का जितना संख्या हो, जो भी हो, ठीक है, पंक्ति का संख्या जितना होगा उतना ही स्तंभ का संख्या होगा, यानी m बराबर कितना यहाँ पर n होगा, m का जितना मान होगा उतना ही n का मान होगा। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे वर्ग अवयव। यानी कि शर्त क्या हुआ वर्ग अवयव का? एक बार फिर से, उस अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ABCDEF GHI। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या कितनी है? 3, और स्तंभ की संख्या कितनी है? 3। तो यह जो हम लोग का अवयव कहलाएगा, कौन सा अवयव कहलाएगा? वर्ग अवयव। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। a बराबर aij m/n, यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेट। वर्ग अवयव कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कब? यदि m का मान पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या दोनों का दोनों क्या होगा? बराबर होगा तब, m बराबर n होगा तब। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज की ओर, कॉन्सेंट्रेट। दैट्स योर स्टार पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे इस पर। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। जैसे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना होगा 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर बोलने का अर्थ क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? 2 ऑर्डर मतलब इसको बोलते हैं स्क्वायर है। जैसे हम लोग वर्ग के बारे में बताते हैं तो भुजा देते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हम जानते ही हैं बराबर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई ही दिया जाता है या भुजा करके छोड़ दिया जाता है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 2 मीटर है। उसी तरह से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का यह वर्ग अवयव है, तो एक स्पेशल टाइप का वर्ग अवयव है जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कोटि 2।
वर्ग अवयव लिखिए जिसका कोटि 2 है। तो इसका मतलब कि इसमें पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या दोनों कितना लेना है, 2। वर्ग अवयव है जिसमें वर्ग 3 कोटि का अवयव लिखना है। कितने कोटि का, 3 कोटि का अवयव लिखे, मतलब वर्गाकार अवयव है, इसकी पंक्ति और स्तंभ की संख्या 3 है। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट ध्यान से एंट्री कर रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे हमें लिखने का फंडा होगा A11, तो यहाँ पर कुछ हम लोग सीख लिया जाए, समझ लिया जाए। जैसे A11 का अर्थ क्या हुआ कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, पहले रो कौन सा है यानी कि उसे इंडिकेट करेंगे। जैसे 1 है और कॉलम कौन सा है, 1 है, तो इंडिकेट करेंगे A11। अब रो यानी पंक्ति का संख्या कौन है, 1 है, और स्तंभ का संख्या दूसरा हो गया, तो 1 2। ठीक है, एक बार फिर से, पंक्ति का संख्या कौन है, दूसरा हो गया, पहला दूसरा पंक्ति, लेकिन स्तंभ का संख्या कौन है, 1, इसलिए 2 1। चलिए ध्यान देंगे, आगे बढ़ रहे तो पंक्ति दूसरा था और स्तंभ भी कितना हो गया, दूसरा, तो इंडिकेट करेंगे A22। यह है जनरल फॉर्म में अवयव को निरूपित करने का वर्ग अवयव का कॉन्सेंट्रेट। अगेन बी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे A11 मतलब पंक्ति का संख्या कितना है, 1, और स्तंभ का संख्या कितना है, 1, इसलिए A11। यहाँ पर आगे बढ़ते, पंक्ति का संख्या 1 और स्तंभ का संख्या कितना हो गया, 2, तो A12। ठीक है, पंक्ति का संख्या 1 और स्तंभ का संख्या 3। ठीक है, तो इसलिए A13। पंक्ति का संख्या अब सबके लिए हो गया 2। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें, पंक्ति का संख्या 2 और स्तंभ का संख्या 1, A21। पंक्ति का संख्या 2, स्तंभ का संख्या 2, तो A22। पंक्ति का संख्या 2, स्तंभ का संख्या 3, A23। ठीक है, पंक्ति का संख्या 3, स्तंभ का संख्या 1, A31। पंक्ति का संख्या 3, स्तंभ का संख्या 2, A32। पंक्ति का संख्या 3, स्तंभ का संख्या 3, A33। समझ में आया? चलिए, तो इस तरह से हमें 3x3 ऑर्डर का हमें लिखना होता है कॉन्सेंट्रेट। आगे चलते हैं यहाँ पर सी पर। जैसे हम लोग देख रहे हैं A11। ठीक है, इन कोटि का अब अगर हमें लिखना है तो ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। A11 पहला रो, कॉलम कौन है, पहला। ठीक है, तो A11 पहला रो लेकिन कॉलम हो गया दूसरा, पहला रो कॉलम हो गया तीसरा, पहला रो कॉलम हो गया N-वां, N लिखना है यहाँ पर, A1N होगा। यहाँ पर अगर उसी तरह से बात कर रहे हैं, दूसरा रो हो गया, कॉलम बदल रहा है, A21, दूसरा रो कॉलम दूसरा, A22, कॉलम दूसरा, रो दूसरा, कॉलम तीसरा, A23, एंड आगे बढ़ते जाइए, रो दूसरा, कॉलम N-वां, A2N। एंड इसी तरह से हमें N तक पहुंचना है तो nth रो में जाएंगे। nth रो में N-वां रो है तो AN कॉलम 1 है, AN1, अगला AN2, AN3 डॉट डॉट ANN। बहुत लोग 31 32 33 पढ़ाते हैं तो 31 32 33 नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग की जानकारी में दिमाग में होगा तो 31 32 33 हटा लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हमने बताया क्यों इस तरह से पढ़ते हैं, तो पहला रो को इंडिकेट करता है और दूसरा कॉलम को। तो ऐसे ही स्टडी करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, दैट्स योर प्रॉपर वे। तो इस तरह से हम लोग 100 में 100 लाएंगे, 100 शुद्ध जानेंगे तो शुद्ध नंबर आएगा ही। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस लाइव क्लास। वेलकम अगेन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज को लेकर VVI एंड VVI मोर VVI फॉर एयरफोर्स NDA एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कॉन्सेंट्रेट एंट्री होगा अब हम लोग का विकर्ण अवयव। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेंट्रेट। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी कि कोई वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव होता है। कौन सा अवयव? विकर्ण। हिंदी में लिखना होगा जिसे लिख लेंगे विकर्ण अवयव। उस वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। उस वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के, मुख्य डायगोनल के पर सभी अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं। तो आइए पीछे चलते हैं। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे A11, A22, A33, तो यह हो गया मुख्य विकर्ण का अवयव। ठीक है, क्या हो गया? यह मुख्य विकर्ण का अवयव, इसे बोलते हैं यहाँ पर मुख्य विकर्ण का अवयव। इसमें बोलेंगे तो A12, A22 यह है हम लोग का मुख्य विकर्ण का अवयव। ठीक है,
यहां पर हम लोग बोलेंगे A11 A22, इस तरह से आगे तक हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हम लोग का मुख्य विकर्ण का अवयव होगा, ठीक है, ANN तक, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे द्वितीयक विकर्ण का अवयव ये, तो इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, बस हमें इसी तरह से जाना है, ध्यान रखिएगा। A11 A22 यह हो गया मुख्य विकर्ण का अवयव, 3 कोटि में 3 तक जाएंगे, A11 A22 A33। उसी तरह से इन कोटि में अगर हम जाएंगे तो A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN। तो यह हम लोग का इन कोटि का वर्ग अवयव में विकर्ण का अवयव कहलाता है, ठीक है। आइए चलते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स आगे की ओर। कॉन्सेंट्रेट, कौन सा अवयव हम लोग जानने जा रहे हैं यहां पर, तो विकर्ण अवयव जान रहे थे। कॉन्सेंट्रेट, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को विकर्ण अवयव कहते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को विकर्ण अवयव कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, मतलब मुख्य विकर्ण यानी कौन, इस तरह से इसको छोड़कर बाकी सभी अवयव जो होंगे वो शून्य दिखाई देंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की ओर, ध्यान से देखिए। यह हो गया आपका मुख्य विकर्ण का अवयव, ठीक है, यह हो गया आपका मुख्य विकर्ण का अवयव, शेष सभी अवयव क्या है, शून्य के बराबर। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं, ठीक। अब आइए इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका इन कोटि का, क्योंकि वर्गाकार है तो 2 कोटि का भी लिख सकते हैं, 2 कोटि के लिए क्या होगा, 3 कोटि के लिए क्या होगा, सभी समझाते हैं। एक जनरल फॉर्म में हम इन कोटि के बारे में समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन कोटि के विकर्ण अवयव को हम संक्षेप में निरूपित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं विकर्ण को छोड़कर सब 0 हो जाएगा। तो बात किसका करना है, जो बचेगा, जिसको हमें दर्शाना है, जो बदल सकता है। तो आइए ध्यान देंगे, पहले डायगोनल का लिख लेंगे। इंग्लिश में लिखने का मतलब है कि इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आए, तो DIAG से हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अवयव, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश शब्द ही यूज किया जाता है। तो ध्यान देंगे, DIAG डायगोनल A11 A22 A33 A44 और इसी तरह से n कोटि तक जा रहे हैं तो ANN। अब डियर स्टूडेंट्स अगर 2 कोटि तक जाना है तो आपको क्या करना होगा, A11 A22 बस, ठीक है। 3 कोटि तक निरूपित करना है जनरल फॉर्म में, तो A11 A22 A33। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये था हम लोगों का विकर्ण अवयव। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ, बने रहिए। अदिश अवयव, कौन सा अवयव, अदिश अवयव। अदिश अवयव जिसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अदिश अवयव कहते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अदिश अवयव कहते हैं जिसमें मुख्य डायगोनल के सभी अवयव बराबर होते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि मुख्य, यहां पर हम लोग का क्या होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अदिश अवयव कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर तथा शेष सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यानी कि एक विकर्ण अवयव को ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कब, जब विकर्ण के अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं तब, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो ध्यान देंगे, विकर्ण के सभी अवयव आपस में क्या हो गए, बराबर, A, ठीक है, A, विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर, बाकी सभी 0 होते हैं। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अदिश अवयव। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अदिश अवयव किसे कहते हैं समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसका निरूपण। निरूपण है कि n कोटि के स्केलर मैट्रिक्स को संक्षेप में, n कोटि के स्केलर मैट्रिक्स को संक्षेप में निरूपित करना होगा। तो क्या होगा, पहला चीज तो यह विकर्ण अवयव है। कौन सा अवयव है, विकर्ण अवयव है, मतलब क्या बोलेंगे, DIAG। और विकर्ण का अवयव A है, तो A डॉट डॉट कितना बोल देंगे, A, मतलब n/n। इस तरीका से हम लोग संक्षेप में निरूपित करते हैं, यानी कि इसके प्रत्येक विकर्ण हम लोग के अवयव आपस में बराबर होगा। एक बार फिर से अदिश अवयव, क्योंकि ये सभी VBI चल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट,
उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अदिश आव्यूह कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं। ठीक है, ए आपस में क्या है, बराबर, शेष सभी अवयव क्या हो गया, 0। तो इसलिए यह एग्जाम्पल है अदिश आव्यूह का जिसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर n कोटि के स्केलर मैट्रिक्स को संक्षेप में निरूपण कैसे किया जाता है। तो n कोटि है तो a कितना बार, n बार। अगर 2 कोटि का होगा तो a बस, 3 कोटि का होगा तो a, अगर 4 कोटि का होगा तो a। क्लियर है। तो ये था हम लोग का अदिश आव्यूह जिसे हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स उस सबसे वीवीआई जो बार बार यूज होगा, क्वेश्चन से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेट, वो है इकाई आव्यूह। कौन सा आव्यूह है, इकाई आव्यूह। ठीक है, तो इकाई आव्यूह को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे सूचित करते हैं, कैपिटल आई। अब आते हैं इसके डिफिनेशन पर। उस विकर्ण आव्यूह को, डायगोनल मैट्रिक्स को इकाई आव्यूह कहते हैं जिसके मुख्य डायगोनल के सभी अवयव 1 होते हैं, यानी कि मुख्य डायगोनल के प्रत्येक अवयव 1 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलेंगे इकाई आव्यूह। कौन सा आव्यूह बोलेंगे, इकाई आव्यूह। मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 हो जाएंगे, बराबर तो होंगे लेकिन इसमें फिक्स है 1 के अलावा और कुछ नहीं दिख सकता है। यानी कि मुख्य विकर्ण के जब प्रत्येक अवयव 1 के बराबर तथा शेष सभी अवयव 0 के बराबर होगा तो ऐसे वर्ग आव्यूह को इकाई आव्यूह कहेंगे। या विकर्ण आव्यूह को कहना है तो बस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर और वो 1 के बराबर होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलेंगे इकाई आव्यूह। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। यहाँ पर यह हो गया और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल और देखा जाए, एग्जाम्पल, ठीक है, I2 मतलब 2 कोटि का, यानी कि आयोडीन गैस बोल दीजिएगा। I2 का मतलब I2 लिखा हुआ, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 लगने का मतलब 2 ऑर्डर का। तो एग्जाम्पल होगा मेरे पास 1 0 0 1, ऐसा ही ना होगा। विकर्ण के दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, 2 कोटि का लिखना है तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 0 0 1। क्लियर है, पूरा समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जाकर यस नो कहिए तो जल्दी से, जैसा होगा उसके अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग का जो टर्म बना 1 0 0 1। ठीक, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में। 3 ऑर्डर का अगर लिखना है तो इसे हम लोग I3 से डिनोट करेंगे और I3 से डिनोट कर दिए यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा 1 1 1, 3 रो और 3 कॉलम्स। देख रहे हैं ना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, लिखने की टेंशन न लें, इस मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट चला जाएगा। 9122505252 पर आपको भेजना है, प्लीज सेंड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आज की क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास चला जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर्स की ओर, नेक्स्ट टाइप्स की ओर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में त्रिभुजाकार आव्यूह। कॉन्सेंट्रेट हो, त्रिभुजाकार आव्यूह जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। नाम ही क्या है, त्रिभुजाकार आव्यूह, त्रिभुज के रूप में होगा कहते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव या नीचे के सभी अवयव 0 के बराबर होते हैं। या तो ऊपर का या तो नीचे का टोटल अवयव 0 के बराबर होगा, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेट, एग्जाम्पल पहले समझा जाए, ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 4 5, इसके यह हो गया मुख्य विकर्ण या तो नीचे का सभी अवयव। यहाँ पर हो गया मुख्य विकर्ण या तो नीचे का सभी अवयव या तो ऊपर का। जब नीचे का सभी अवयव 0 होता है तो यहाँ पर यह टाइप्स ऑफ त्रिभुजाकार आव्यूह में आ गया। आव्यूह के प्रकार का प्रकार, यानी कि ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह किसे कहते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण, ये हो गया मुख्य विकर्ण, ठीक है, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के, मुख्य विकर्ण से नीचे जितने भी आएंगे उन सभी का मान, सभी अवयव 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, जैसे एक यहाँ पर आया 2 कोटि में,
अगर हम 3 कोटि का लेंगे यहाँ पर तो यहाँ 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 स्थान मिल रहा है, तो इन सभी का जो मान होगा शून्य के बराबर होगा। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, जिसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से जस्ट अपोजिट एंड लास्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। आज का कौन सा टेट? निचली त्रिभुजाकार अवयव। क्या जानने जा रहे हैं यहाँ पर? निचली त्रिभुजाकार अवयव, जिसे हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। निचली त्रिभुजाकार अवयव जिसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ध्यान देंगे जस्ट उल्टा ऊपर के सब अवयव हो जाएंगे। आइए डिफिनेशन स्टडी कर लिया जाए, देख लिया जाए। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को निचली त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। ध्यान से, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को निचली त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ध्यान देंगे, आपके दिमाग में बन गया होगा, राइट है, ऐसा ही बना था, वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह मुख्य विकर्ण हो गया, इसके ऊपर के सभी अवयव, तो जितने यह 2 कोटि में देखेंगे तो ऐसा हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज को अगर हमें 3 कोटि का देखना है तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 3 कोटि का 0 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का यह जो होगा वो कहलाएगा, कौन सा अवयव कहलाएगा? जल्दी बताइए कौन सा अवयव? तो हम लोग बोलेंगे निचली त्रिभुजाकार। नीचे में त्रिभुज बनेगा, बन रहा है त्रिभुज नीचे में, यहाँ पर भी नीचे में त्रिभुज बन रहा है, इसलिए निचली त्रिभुजाकार अवयव। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से मेरे साथ बने रहें। आगे की क्लास में हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर अपने टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और वो है 3.1 जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा एंड देन कॉम्पिटेटिव। दिस इज माय अचीवमेंट IITN टू सिंपल लेवल से हायर लेवल 2015 से लेकर आगे भी आपका कॉम्पिटेटिव लेवल इस साल भी 100 में 100 का स्कोरिंग रहा। तो इसी तरह से बने रहें। वॉच एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, एकदम लगे रहें, बने रहें। जिसको भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, जो लेट से आए हैं, कृपया करके पीछे से एक बार फिर से अपलोड हो जाने के बाद तुरंत अपलोड कर देते हैं, और अपलोड करने के बाद आप लोग पूरा ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। पुनः जाकर पूरा अच्छा से रिवाइज करके पूरा याद करके कल बैठेंगे। कल की क्लास में मैं पहले पूछताछ करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। फॉर मोर ज्वाइन माई क्लास। थैंक यू।